बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वह है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में देखेंगे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। जो सोलर सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक एलिमेंट है, उसका पीरियड और ग्रुप बताना है। तो जो सोलर सेल है इसमें सिलिकॉन पाया जाता है। तो सिलिकॉन का हम लोगों ने ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। जो सिलिकॉन का ग्रुप है ना वो कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब ग्रुप जो है ना इसका कार्बन वाला ग्रुप है। तो ये फोर्थ ग्रुप, कार्बन का कौन सा ग्रुप होता है? फोर्थ। तो सिलिकॉन का भी फोर्थ ग्रुप होगा या 14, फोर्थ है होगा या 14। और फिर पीरियड, ठीक है। तो जो पीरियड है इसका वो थर्ड होता है सिलिकॉन का। कार्बन से नीचे सिलिकॉन होता है, कार्बन सेकंड पीरियड में होता है, जो सिलिकॉन है वो थर्ड पीरियड में होता है। अब यहाँ पे देखें कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, तो ये 14 ग्रुप से है या फोर्थ ए ग्रुप से है बिलोंग कर रहा है सिलिकॉन। और पीरियड कौन सा इसका? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो है इसका पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड है, मतलब इसका पीरियड थर्ड है और 14 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये सोलर सेल्स का अहम पार्ट है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप। तो बीटा जो है सेकंड पीरियड एंड 14 ग्रुप, चार्ली है थर्ड पीरियड एंड 15 ग्रुप, डेल्टा है थर्ड पीरियड एंड 16 ग्रुप। तो डेल्टा जो है वैसे निकलेगा 16 ग्रुप है, थर्ड पीरियड तो ठीक है ये इसका भी, चार्ली का भी, लेकिन इसका जो 14 ग्रुप है 16 और 15, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब बचा इनमें से 14 ग्रुप। अब ये दोनों ठीक है, हमें इसमें से चेक करना कि कौन सा पीरियड है इसका। तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करे, तो करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा। सेकेंड एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ट्रांजिशन मैटर। तो आइडेंटिफाई करने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मैटर्स के आउटर मोस्ट शेल में। तो ए है NH2NP4, बीटा है NDX, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 10 तक, NH2, चार्ली है NH2NP6, डेल्टा है NH2NP5। तो अब हम लोगों ने देखना है जो ट्रांजिशन मैटर्स है कौन से ब्लॉक में आते हैं। ये डी ब्लॉक में आते हैं, तो इसमें जो है वो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगा, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीटा NDX और NH2। अच्छा, आगे है थर्ड एमसीक्यूज, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मेटल। तो इनमें से कौन सी जो है सॉफ्टेस्ट मेटल है? अल्फ़ा है सोडियम, बीटा है कैल्शियम, चार्ली है एल्यूमिनियम, डेल्टा है जिंक। तो इन सब में से जो सॉफ्टेस्ट मेटल है वो सोडियम है। तो ये नाइफ से भी हम इसे कट कर सकते हैं। तो सबसे जो सॉफ्टेस्ट मेटल है वो है अल्फ़ा सोडियम। आगे फोर्थ एमसीक्यूज, अ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ये एक येलो सॉलिड एलिमेंट है जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। एक ये क्लू मिल गया, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन फोसोफिस, जो कि फोसोफियस में भी प्रेजेंट होता है। एक दूसरा क्लू दे दिया इन लोगों ने, इंडिकेट द नेम। तो इसका नेम बताएं। अल्फ़ा है कार्बन, बीटा है आयोडीन, चार्ली है एल्यूमिनियम, डेल्टा है सल्फर। तो एक तो इसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो इनमें से जो कलर है येलो वो सल्फर का होता है और इसके एलोट्रोपिक फॉर्म भी होती हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था रोहम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो दोनों मतलब दोनों इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं और ये जो है ये फोसोफ्यूज में भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेल्टा सल्फर। 5 एमसीक्यूज है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो नाइट्रोजन जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है? नाइट्रोजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अल्फ़ा है 2, बीटा है 3, चार्ली है 4, डेल्टा है 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? बीटा 3। 6 एमसीक्यूज है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब इन एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? अल्फ़ा है ऑक्सीजन, बीटा है क्लोरीन, चार्ली है फ्लोरीन, डेल्टा है नाइट्रोजन।
इसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। 7 MCQs है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इन एलिमेंट्स में से किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? अल्फा सोडियम, बीटा पोटाशियम, चार्लिया रुबिडियम, डेल्टा सीजियम। अब ये ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 1 में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे साइज इंक्रीज़ होता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के वो कम होते जाएंगी। तो जो सारी की प्रॉपर्टीज़ है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह एटॉमिक रेडियस वगैरह एटॉमिक रेडियस से इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये कम होते जाएंगे। तो ऊपर से नीचे जाएंगे। तो अब ये देखना है कि जो सबसे ऊपर होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, जो सबसे लो नीचे होगा ग्रुप में लो पोजीशन पे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। इसमें जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है? सोडियम का। तो करेक्ट आंसर क्या है? अल्फा सोडियम। तो विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सोडियम एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सोडियम एलिमेंट है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है। 8वां है इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटेलिक करैक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में जो मेटेलिक करैक्टर है वो किस ऑर्डर में है? कौन सा ऑर्डर होता है? अल्फा है मैग्नीशियम, ये होता है बी मग का सर बड़ा। तो उस हिसाब से ये होता है हालिने की रब से फरियाद। जो फर्स्ट ग्रुप याद करना होता है ना वो ये याद करना होता है हालिने की रब से फरियाद। और ये जो है सेकंड ग्रुप ये है बी मैग का सर बड़ा। अब मैग का सर बा तो इसका देखना है कि किसका जो है मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है और किसका कम है। तो अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जो मेटालिक करैक्टर है वो बढ़ता है। तो जो सबसे नीचे वाला होगा एलिमेंट उस ग्रुप में वो उसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा और जो सबसे ऊपर वाला होगा उसका कम होगा। अब यहाँ पे देखें जो बेरियम है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, उसका साइज़ बड़ा है तो उसका मेटालिक करैक्टर भी बड़ा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो बेरियम जो मेटालिक करैक्टर है वो सबसे हाई है। तो यहाँ पे देख लेते पहले अल्फ़ा है मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम। बेटा स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का तो सबसे कम मेटालिक करैक्टर है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसमें जो स्ट्रॉन्शियम है तो ये भी रॉन्ग हो गया। बेरियम आना चाहिए पहले क्योंकि बेरियम का साइज़ जो है वो स्ट्रॉन्शियम से बड़ा है, वो नीचे आता है स्ट्रॉन्शियम के। तो चार्ली भी इस वजह से रॉन्ग हो गया कि मैग्नीशियम आ रहा है पहले। तो सबसे पहले जो होगा बेरियम का मेटालिक करैक्टर हाई होगा, डेल्टा करेक्ट आंसर है। डेल्टा करेक्ट आंसर है। बेरियम का मेटालिक करैक्टर हाई होगा, फिर स्ट्रॉन्शियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सबसे कम मेटालिक करैक्टर होगा और बेरियम का सबसे हाई मेटालिक करैक्टर होगा क्योंकि ये ग्रुप के नीचे है और ये ग्रुप के ऊपर है। तो ऊपर से नीचे जाएँ तो ये ऊपर से और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो MCQ नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन का। अल्फा है OFN, मतलब N का सबसे बड़ा है, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का। मतलब सबसे बड़ा N का है, उससे कम फ्लोरीन है, उससे कम ऑक्सीजन। बीटा है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा है, फिर फ्लोरीन का उससे कम है और नाइट्रोजन का उससे कम है। चार्ली है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन का उससे कम है, फ्लोरीन का उससे कम। डेल्टा फ्लोरीन का सबसे बड़ा है, नाइट्रोजन का उससे कम है, ऑक्सीजन का उससे कम। तो अब जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे ना तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो जो फ्लोरीन है, अब इसमें देखो फ्लोरीन 7th ग्रुप में बिलोंग करे, ऑक्सीजन 6 से और नाइट्रोजन 5th से। तो अब जो 5th का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन का, इन तीनों में से नाइट्रोजन का सब साइज़ बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा और ऑक्सीजन का उससे कम होगा, मतलब फिर फ्लोरीन का उससे कम होगा। सबसे कम फ्लोरीन का होगा, सबसे बड़ा नाइट्रोजन का होगा। तो साइज़ जो बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इसका बड़ा होगा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक रेडियस वो उससे कम होगा नाइट्रोजन से, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से भी कम होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ली। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा, फिर ऑक्सीजन का उससे कम और फ्लोरीन का उससे कम एटॉमिक रेडियस। आगे 10 MCQs द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। जो वो एलिमेंट जो कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेस रखते हैं एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ लाइकली टू बिलोंग टू। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है। वो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1, ग्रुप 13, ग्रुप 16, ग्रुप 17। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रुप 1। तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है
ये ग्रुप 1 की सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर मूव ऑन करते जाए लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट अगर पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ होगी और आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। जो ग्रुप 1 है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है। हालिने की रब से फिर याद, तो वो वाला ग्रुप। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ग्रुप 1। आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर। तो वो क्वेश्चन है इनके शॉर्ट आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 है वाई वाज एटॉमिक नंबर चोजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर को ही क्यों चूज़ किया गया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए, तो ये हम लोग देखते हैं। तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर इन पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में किस बेस पे अरेंज है, एटॉमिक नंबर की बेस पे, बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एलिमेंट्स एंड डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हर एलिमेंट को यूनिक वे से आइडेंटिफाई भी करता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। हेनरी मोजले डिस्कवर द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज़ द ट्रू बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी। जो हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया था जो एटॉमिक नंबर है ना, ये ट्रू बेसिस है पीरियोडिसिटी का, ना कि एटॉमिक मास। दिस रिजॉल्व इन कंसिस्टेंसीज इन मेंडलीव टेबल। तो इसने ये भी रिजॉल्व कर दिया था कि मेंडलीव टेबल की इनकॉन्सिस्टेंसी को इंश्योर द लॉजिकल अरेंजमेंट। फिर लॉजिकल अरेंजमेंट दी थी फिर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर द सेम ग्रुप। जो एलिमेंट इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जो उनको एक सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया गया है। तो द मॉडर्न पीरियोडिक क्लास स्टेट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लास की स्टेट क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस पे जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। दिस अरेंजमेंट आल्सो करेक्टली प्लेस्ड एलिमेंट लाइक आर्गॉन एंड पोटाशियम। मतलब इसमें इस अरेंजमेंट से जो आर्गॉन, पोटाशियम और भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको सही जगह पे प्लेस किया गया है। एंड प्रीडिक्टेड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एक्यूरेटली, और जो मतलब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको एक करेक्ट जगह पे उनको प्लेस किया गया है और किया जा रहा है। आ गया क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक। जो वर्ड पीरियोडिक है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। द वर्ड पीरियोडिक इन द पीरियोडिक टेबल signifies the recurring pattern of chemical and physical properties of elements which are arranged by increasing atomic number। तो जो वर्ड पीरियोडिक है ये पीरियोडिक टेबल में सिग्निफाई कर रहा है रिकरिंग पैटर्न को, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए गए, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। दिस रिपीटेशन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। तो ये जो रिपीटेशन है ये रेगुलर इंटरवल के बाद होती है। मीनिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब कि एलिमेंट जो है सेम ग्रुप के वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ द बेसिस ऑफ द पीरियोडिक लॉ। ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे कर रहा है, किसकी बेस पे, पीरियोडिक लॉ के, विच स्टेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था, जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेस पे। द पीरियोडिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स हेल्प्स प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर। पीरियोडिक नेचर एलिमेंट्स के वो प्रिडिक्ट कर रही होती है बिहेवियर को, रिएक्टिविटी को, ट्रेंड्स सच एज एटॉमिक साइज को, आयनाइजेशन एनर्जी को एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह को। तो ये जो है ये पीरियोडिक जो है ये प्रिडिक्ट कर रही होती है बिहेवियर, एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वगैरह को। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियड का साइज़ है वो इंक्रीज़ क्यों होता जाता है जब हम पीरियड मूव डाउन करें पीरियोडिक टेबल में, मतलब नीचे की तरफ जाते जाएं, मतलब ये हम लोग देखते हैं। तो द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल।
तो जो पीरियड का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है जब हम periodic table में मूव डाउन करें, बिकॉज ईच न्यू पीरियड corresponds to the addition of new electron shell। तो जो हर न्यू पीरियड में एडिशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन शेल की एक नए एनर्जी लेवल की अराउंड द न्यूक्लियस। रीज़न फॉर दिस इंक्रीज एडिशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो जो एनर्जी लेवल है उनकी एडिशन हो रही होती है। ईच पीरियड रिप्रेजेंट न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो हर पीरियड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज एन इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज हाई एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्यूपाई करेंगे हाई एनर्जी लेवल पे, इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से ये जो है पीरियड का साइज इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड है शील्डिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस पुल। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे और न्यूक्लियस में, इनके आपस में शील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की, तो साइज इंक्रीज होता जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी इस वजह से थोड़ा बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिस अलाउ द एटम टू एक्सपैंड। अब थर्ड है वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वीक होगी। ऑल्दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, अगर जब प्रोटॉन जो हैं उनके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, द एडिशनल इनर शेल्स रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। वो जो न्यूक्लियस है उसकी जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगी जो इनर शेल की जब एडिशन होगी, लीडिंग टू ए लार्जर एटॉमिक रेडियस, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4। इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। जो एलिमेंट्स हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। वाई इज इट सो? तो ये क्यों रखते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं उनके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे इन देयर आउटरमोस्ट शेल, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस हैपन्स बिकॉज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इस वजह से होता है कि जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, डिटर्मिन बाय देयर ग्रुप नंबर, जो कि इनके ग्रुप नंबर से डिटर्मिन हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रीजंस, कौन कौन सी रीजंस हैं। रीज़न 1 है सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जांपल है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, जैसे हालिने की रब से प्रयात, तो लिथियम सोडियम पोटाशियम आल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट में शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाडीन, आल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके जो आउटरमोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP5। तो सेकंड क्या है? पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप फॉलो पीरियोडिक पैटर्न। जो एलिमेंट्स है सेम ग्रुप में वो पीरियोडिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, मीनिंग देयर आउटरमोस्ट शेल स्ट्रक्चर रिपीट्स इन ईच पीरियड। जो इसका मतलब ये है कि जो आउटरमोस्ट शेल स्ट्रक्चर है वो रिपीट कर होता है हर पीरियड में। थर्ड है केमिकल सिमिलैरिटी, सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप एक्सहिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर एंड एक्टिविटी। जो एलिमेंट्स है सेम ग्रुप के सिमिलर केमिकल बिहेवियर रखते हैं और एक्टिविटी रखते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कैल्शियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से? अगर है तो बताएं, गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर। तो इसके रीज़न बताएं, ठीक है। तो अगर नहीं है तब भी रीज़न बताएं, तो हम देखते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, मतलब कैल्शियम जो है लेस रिएक्टिव है सोडियम से। नो, कैल्शियम इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम डिस्पाइट बोथ बीइंग मेटल्स। अगर जो दोनों मेटल्स हैं लेकिन जो कैल्शियम है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से। रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये
1 इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर देते हैं। जो कैल्शियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं रिक्वायरिंग मोर एनर्जी, तो इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। तो सेकेंड है रिएक्टिविटी ट्रेंड इन ग्रुप्स। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। जो सोडियम है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है अल्कली मेटल ग्रुप से, तो विच आर हाईली रिएक्टिव, जो कि हाईली रिएक्टिव है। जबकि जो कैल्शियम है इज इन ग्रुप सेकेंड, जो कि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच आर लेस रिएक्टिव, जो कि लेस रिएक्टिव है देन अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल से ये लेस रिएक्टिव है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इस वजह से जो है वो कैल्शियम कम रिएक्टिव है सोडियम से। तो थर्ड है इजी ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। जो सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू इट्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। और जो कैल्शियम है मस्ट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं रिक्वायरिंग मोर एनर्जी मेकिंग इट लेस रिएक्टिव दैन सोडियम, इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव है सोडियम से। द सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन कैल्शियम। सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है कैल्शियम से बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है इजीली। बिलोंग्स टू बी ए मोर रिएक्टिव मेटल ग्रुप, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल ग्रुप से बिलोंग कर रहा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। कौन सा एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस रखते हैं। एंड विच एलिमेंट हैज़ अ मिनिमम एटॉमिक रेडियस, कौन सा एलिमेंट जो मिनिमम एटॉमिक रेडियस रखता है, कम रखता है एटॉमिक रेडियस, और कौन सा एलिमेंट है वो जो ज़्यादा एटॉमिक रेडियस रखता है इन थर्ड पीरियड में। ठीक है, थर्ड पीरियड में हम देखते हैं कि मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है और मिनिमम एटॉमिक रेडियस किसका है। तो ये जब हम लेफ्ट से राइट मूव करें, जो लेफ्ट वाले एलिमेंट जो मैटर्स है उनका एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, और जो राइट साइड पे चले जाएंगे वो नोबल गैसेस एंड में आएंगी तो उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा। तो ये हम लोग देखते हैं इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में देखें तो एलिमेंट विद मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है, सोडियम का है, और एलिमेंट विद मिनिमम एटॉमिक रेडियस तो वो किसका है, आर्गोन का है। तो जो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है ये सोडियम का है, सोडियम मेटल है और ये लेफ़्ट साइड पे होती है तो इसका साइज़ बड़ा है। और अगर हम लेफ़्ट से राइट मूव करते जाएं तो जो आर्गोन है इसका साइज़ कम है और ये एक नोबल गैस है। रीज़न क्या है, इसकी एटॉमिक रेडियस ट्रेंड अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। मोर प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन आते जाते हैं। द इंक्रीज अट्रैक्शन पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की वो बढ़ जाती है, रिड्यूसिंग द साइज, जिससे जो साइज़ है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो अगर लेफ़्ट से राइट मूव करते रहें तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है और साइज़ कम होता जाता है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस भी कम होता जाता है। तो वाई सोडियम इज़ द लार्जेस्ट। सोडियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड ग्रुप फर्स्ट विद द लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज, जो जिसके ऊपर लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज होगा। इट हैज़ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा विच एक्सपीरियंस अ वीक अट्रैक्शन, जो कि वीक अट्रैक्शन जो है एक्सपीरियंस करता है लीडिंग टू लार्जर एटॉमिक रेडियस, जिसका जो एटॉमिक रेडियस है वो लार्जर होगा। तो इसके ऊपर जो इसके ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होगी, इस वजह से इसका जो साइज़ है वो बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होगा, लार्जर होगा। तो आगे वाई आर्गन इज़ द स्मॉलेस्ट। आर्गन इज़ अ नोबल गैस विद द कम्प्लीटली फिल्ड 3p ऑर्बिटल। आर्गन जब नोबल गैस है कम्प्लीटली फिल्ड है इसका 3p ऑर्बिटल। इट हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज इन द पीरियड, ये पीरियड में हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज रखती है, पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स टाइटली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है टाइटली न्यूक्लियस की तरफ, मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट, जो कि इसे स्मॉलेस्ट बनाती है। तो कंक्लूजन क्या, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसके, सोडियम का, और स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसके, आर्गोन का। आगे 7th क्वेश्चन, वाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 6th and 7th ग्रुप। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्यों प्रेजेंट है 6th और 7th ग्रुप में, तो ये हम लोग देखते हैं।
The most electronegative elements are found in 6 chalcogens group and 7th halogens group. Because these elements have a strong tendency to attract electrons to complete their valence shell. तो इन एलिमेंट्स की जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। रीज़न फॉर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 6 एंड 7। नंबर 1 पे नीड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। ग्रुप 6 एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सल्फर नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल। जो 6 ग्रुप है इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन है नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इनको जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेकिंग देम इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इसकी वजह से ये इन्हें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है। सेकेंड, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। मूव पीरियड में अक्रॉस करें, लेफ्ट से राइट देखें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, पुलिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजर। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं, मतलब अट्रैक्शन की ज़्यादा होती है। द स्मॉलर द एटम द स्ट्रोंगर ऑफ द अट्रैक्शन फॉर एडिशन इलेक्ट्रॉन। एटम स्मॉलर होगा तो इसका जो अट्रैक्शन होगी, जो एडिशन इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी वो न्यूक्लियस की उन पे एडिशन इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा होगी। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज and high nuclear charge. Third, a strong electron affinity. These elements readily gain electrons, releasing energy in the process. तो ये एलिमेंट जो है इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हैव द सम ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज रखते हैं, मेकिंग देम हाईली रिएक्टिव, जो कि इनको हाईली रिएक्टिव बनाते हैं। तो फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे हाई होती है जो कि 4 होती है। कंक्लूजन के ग्रुप 6 एलिमेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर एंड ग्रुप 7 एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन और इससे भी नीचे भी एलिमेंट्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज दे आर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स वे फॉर अचीविंग ए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो इनको 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करने के लिए। अमंग द फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर सब में देखें सारे एलिमेंट्स में तो जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल में। आगे 8th क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकंड वन। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, उसकी जो वैल्यू है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम है एज कम्पेयर टू सेकंड वन। गिव रीज़न, तो रीज़न बताएं। तो ये हम लोग देखते हैं। The first ionization energy of magnesium is less than the second ionization energy. जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की वो लेस है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस। किस वजह से है कि डिफरेंस इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस में। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम हैज़ एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो उस लिहाज से है ये। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3s2 सबशेल विच इज़ रिलेटिवली ईजी बिकॉज इट इज़ इन द आउटरमोस्ट शेल एंड एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो जो 3s2 से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है सब शेल से, तो यहाँ से निकालना आसान है क्योंकि ये आउटरमोस्ट शेल में है और ये लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस वजह से जो ये फर्स्ट एनर्जी वो कम है। जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आफ्टर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड मैग्नीशियम बिकम्स Mg पॉजिटिव विद द कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके पास इसके पास जो है शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब अब 11 है, टोटल 12 थे पिछले मैग्नीशियम में, अब मैग्नीशियम आयन में 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। The second ionization energy involves removing an electron from the 3s1 orbital. जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वॉल्व होगी 3s1 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में। बट नाउ द एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, अभी अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली।
जो कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। दिस इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेक्स इट हार्डर टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज़ कर देता है, जो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल कर देता है। सो द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द हायर देन फर्स्ट। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट से हाई होगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम विद लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है न्यूट्रल एटम से वो ईजी होगा क्योंकि लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी। तो द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। Where the remaining electron experience stronger attraction from the nucleus। इसमें जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रोंगर अट्रैक्शन न्यूक्लियस से। इज़ इट पॉसिबल फॉर टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स टू फॉर्म ए आयोनिक बॉन्ड। तो क्या ये पॉसिबल है कि दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाएं? तो ये हम लोग देखते हैं। टिपिकली आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड ए नॉन मेटल। एक मेटल हो और दूसरी नॉन मेटल हो, फिर आयोनिक बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एंड देयर एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। और इनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की। तो इस वजह से जो ये आयोनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में ही बनता है। अब दो मेटल्स के दरमियान जो बनेगा बॉन्ड वो मेटालिक बॉन्ड होगा और जो दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनेगा बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होता है। Here's why the electrostatic attraction between the oppositely charged ions results in the formation of an ionic bond। जो electrostatic attraction है between the oppositely charged ions में तो वो leads to formation ionic bond बनाती है। Can two metals form an ionic bond? क्या जो दोनों मेटल्स हैं दो ही मेटल्स लें तो वो आयनिक बॉन्ड बना देती हैं? जनरली नो, तो नहीं बनाती। टू मेटल्स बोथ हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एंड आर मोर लाइकली टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है लूज दोनों ही कर देती हैं रेदर देन गेन देम, हालांकि गेन नहीं करती। सो दे डू नॉट फॉर्म आयंस, आयंस नहीं बनाती विद अपोजिट चार्जेस के आयंस नहीं बनाती। नीडेड फॉर एन आयोनिक बॉन्ड, जो कि आयोनिक बॉन्ड के लिए ज़रूरी होते हैं। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे नहीं, और जो चार्ज है वो दोनों पे सेम होगा। इंस्टेड मेटल्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स। जो मेटल्स हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाती हैं। फिर एज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं एंड शेयर फ्रीली अमंग लेटिस ऑफ मेटल एटम्स। जो मेटल एटम के जो लेटिस है उसमें फ्रीली शेयर हो रहे होते हैं। आगे कैन टू नॉन मेटल्स फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। क्या दो नॉन मेटल्स आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं? नो, दे जनरली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं ना कि आयोनिक। नॉन मेटल्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल्स की सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीनिंग नाइदर एटम विल इजीली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इजीली लूज भी नहीं करते इलेक्ट्रॉन जो एटम्स और गेन इलेक्ट्रॉन भी नहीं करते। इंस्टेड दे शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये गेन और लूज करने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर देती हैं टू अचीव ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के रिजल्ट की ना कोवलेंट बॉन्ड के। तो कंक्लूजन क्या है? आयोनिक बॉन्ड्स आर मोस्ट लाइकली बिटवीन अ मेटल एंड ए नॉन मेटल। जो आयोनिक बॉन्ड है वो ज़्यादातर किसके दरमियान में बनता है? मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में, नॉट बिटवीन टू मेटल्स और टू नॉन मेटल्स। जबकि वो टू नॉन मेटल्स या टू मेटल्स उनके दरमियान में नहीं बनता। एक मेटल होनी चाहिए लाजमी और एक नॉन मेटल होनी चाहिए लाजमी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। जैसा सोडियम क्लोराइड इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो कि हम लोग घरों में एज अ टेबल चार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एलिमेंट जो है वो लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रखता है? एंड विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो कौन सा एलिमेंट है वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? तो ये हम लोग देखते हैं।
द एलिमेंट विद द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज फ्रेंशियम Fr. However, due to its rarity and instability, तो इसकी मतलब ये एक नायाब होता है, मतलब कम से कम पाया जाता है और स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से इसको नहीं लेते। लेकिन कम सबसे कम फ्रेंशियम की होती है, तो सीजियम को ले रहे होते हैं। सीजियम इज़ ऑफ्टन कंसीडर्ड द एलिमेंट विद द लोएस्ट प्रैक्टिकल आयोनाइजेशन एनर्जी। जो सीजियम है वो फिर उसकी सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रैक्टिकली ले रहे होते हैं हम लोग। द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ फ्लोरीन। वो एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन है, विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 3.98 ऑन द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.98। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की और खुशी दे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।